देखिए, सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसको किसी भी डायरेक्शन में पुश करने के लिए वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? इनिशियली अगर आपकी ये वाली फोर्स F मान लीजिए जीरो है, अप्लाइड फोर्स इज जीरो, इट वुड इम्प्लाई कि फ्रिक्शन भी इसको नहीं चाहिए। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट तब होती है व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी टू कॉज रिलेटिव मोशन। तो अगर हमने फोर्स लगाई ही नहीं है, इसका मतलब इस सिस्टम के पास कुछ भी टेंडेंसी नहीं है मूव करने की, रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने की, इसलिए फ्रिक्शन वुड नॉट अपीयर। ऑल्दो द सर्फेसेस आर रफ, सर्फेसेस रफ हैं, फ्रिक्शन इज अवेलेबल, बट इट इज नॉट गेटिंग मैनिफेस्टेड। फिर मान लीजिए इस फोर्स को हमने 2 न्यूटन कर दिया, then friction will make itself 2 Newton but in opposite direction. ये सब हमने पढ़ लिया है. And the friction will continue to follow the values of capital F as long as it attains its maxima. Let's suppose कि limiting friction की value 10 Newton है, तब तक आता रहेगा. मान लीजिए हमने 10 न्यूटन लगाया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लग जाएगा. बट जैसे ही हम इस वैल्यू को क्रॉस करते हुए वी विल मेक इट 10.1. now the friction, although it would be acting at its maxima, but it will not be able to restrict or avoid the relative motion. फ्रिक्शन की जो वैल्यू अब लगेगी वो हम जानते हैं कि now it will become the kinetic friction which usually happens to be a bit smaller than this FL. तो मान लीजिए कि अब जो फ्रिक्शन है that is of value 9.5 न्यूटन्स and the force जो हमने अप्लाई की थी that was 10.1 और जो डिफरेंस बना that is 0.6. let the mass of the object was 2 kg, so जो acceleration इस केस में आ जाएगा that will be equal to 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, यू आर फैमिलियर विद दिस. नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है वो हमें एक बार देखना है. सपोज कीजिए कि ये फोर्स नहीं थी उस मोमेंट ऑफ टाइम पर, the only force that the ground was applying was this. ठीक है, तब की बात है जब कोई फोर्स एक्सटर्नली नहीं थी. अब सब ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगाई है, इस तरफ से हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, दिस इज आवर एक्सटर्नल फोर्स. तो जितनी भी ये फोर्स है, और मान लीजिए कि ये फोर्स फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से अभी कम है, तो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा. सो फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. if I consider the direction of this force to be forward, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. लेकिन जब फ्रिक्शन अपीयर होगा तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन विल डिसअपीयर और इट विल गेट चेंज्ड इन इट्स वैल्यू. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. नॉर्मल रिएक्शन विल स्टिल बी देयर विद द सेम वैल्यू एंड सेम डायरेक्शन, क्योंकि इसका जो रोल है वो इंडिपेंडेंट है. द रोल ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन इज टू काउंटर mg, टू काउंटर द वेट ऑफ द ब्लॉक. यहां तक अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. वी टॉक्ड अबाउट कॉन्टेक्ट फोर्सेस. कॉन्टेक्ट फोर्सेस उन फोर्सेस को बोलते हैं जिनके लगने के लिए द ऑब्जेक्ट्स शुड कम इनटू कांटेक्ट, और बेटर टू से कि जो दो सरफेसेस हैं उनमें कांटेक्ट हो, फिजिकल कांटेक्ट हो. तो हमने इस कैटेगरी की एक फोर्स जो शुरू में पढ़ी थी दैट वाज फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, एंड रिसेंटली हमने उसको जो पढ़ा है दैट इज फ्रिक्शन. तो ये जो दो फोर्सेस के साथ हम डील कर रहे हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस. की फोर्स कौन दे रहा है? नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स इस ब्लॉक को कौन दे रहा है? देन इट इज ग्राउंड जो दे रहा है. एंड फ्रिक्शन कौन दे रहा है? अगेन इट इज ग्राउंड. तो ये दोनों फोर्सेस ग्राउंड ही दे रहा है. अगर मैं मान के चलूं कि ब्लॉक के साथ जो नीचे सरफेस है वो ग्राउंड की सरफेस है, अगर कोई टेबल है तो ये फिर टेबल की सरफेस है. whatever be this surface is giving or providing the force of normal reaction as well as the force of friction. So if somebody asks what is the total
कॉन्टेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स अगर हमसे पूछा जाता है तो आंसर क्या रहेगा? सपोज करो इस ब्लॉक का जो मास है मैं उसको ले लेता हूं 4 kg, और सपोज कीजिए ये जो F है, लेट दिस बी 30 न्यूटन, ठीक है, और हमारा जो मान लो कि F L है, लेट दैट बी 35 न्यूटन। हमसे पूछा गया कैलकुलेट द रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स। तो रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स उन फोर्सेस का रिजल्टेंट जो कांटेक्ट में होने की वजह से है। तो कांटेक्ट में होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी है और कांटेक्ट में होने की वजह से फ्रिक्शन भी है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो अनडाउटेडली यहां पे हो जाएगी 40 न्यूटन्स, दिस वुड बी 40 न्यूटन्स, mg को बैलेंस करना है। व्हाट अबाउट फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है? फ्रिक्शन चाहिए 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का। क्या 30 न्यूटन अपने पास अवेलेबल है? तो मैंने बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 35 है, तो इसके अंदर है वैल्यू, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। वो कितनी है? तो फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स वो है 40 एंड अनदर कंपोनेंट इज ऑफ 30, एंड यू ऑल नो कि इनका जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ के तरीके से वो इस तरफ कहीं पर आएगा एंड दिस वैल्यू वुड बी 50। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? एनी डाउट? सो अगर मैं इसको पॉइंट मास मानता हूं तो एक फोर्स ऊपर की तरफ है विच इज फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स बैक साइड में है विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं केवल वो दो फोर्सेस बना रहा हूं जो ग्राउंड दे रहा है वाया इट्स कांटेक्ट विद द ब्लॉक। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन इधर ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, या इसको हम नेट रिएक्शन फोर्स भी बोल देते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये टेंजेंशियल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन में जो नॉर्मल वर्ड था दैट वाज फॉर द डायरेक्शन। हम जानते हैं सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलरली लगता है नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे ही फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन जो कि किस तरफ लगता है? टेंजेंशियल। सो वी कैन कॉल फ्रिक्शन एज अ टेंजेंशियल रिएक्शन आल्सो। सो टोटल कांटेक्ट फोर्स का फ्रिक्शन जो कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। दोनों का रिजल्टेंट विल बी दिस। इफ आई कंसीडर दिस एंगल टू बी phi, actually this angle is defined as phi, defined as angle of friction. total reaction force और normal reaction force, total reaction और उसका normal reaction का component, इन दोनों के बीच के एंगल को we call the angle of friction. now अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं r sin theta, what is the value of r sin theta? r sin theta would be equal to f, and how much is the normal reaction part? It would then be r cos phi. Taking ratio, we get f by n equals to tan phi. So from here we get is tan inverse of friction upon normal reaction. This is the expression for normal reaction. Okay. So how to define the angle of friction? Angle of friction is the angle between the resultant reaction force between the two surfaces and its perpendicular component. ठीक है, इसको आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलोगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इससे क्या हमें पता लग रहा है, इसका रोल क्या है? ये वाली वैल्यू मैंने 30 न्यूटन न रख के सपोज करो 10 न्यूटन रखी होती, तो अगर मैंने इसको 10 न्यूटन रखा होगा तो मेरा जो फ्रिक्शन वेक्टर है उसकी लेंथ थोड़ी सी कम होती। सपोज कीजिए कि मैं इसको अब इतना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 30 के लिए इट इज दिस मच लॉन्ग, 10 के लिए मान लीजिए उसका 1/3 है। लेकिन जो फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है वो तो इन चीजों से इंडिपेंडेंट है, वो तो इतनी ही बड़ी लगेगी। तब जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स लग रही होती वो इस तरफ होती।
सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड बदलेगा, बढ़ाएगा, और वो बढ़ेगा तो ये जो पॉइंट है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब इस साइड टुवर्ड्स फ्रिक्शन, तो फाई बढ़ेगा। सो फाई और फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है? फाई की वैल्यू सिस्टम बढ़ाता है एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन इंक्रीजेस। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपने मान लो इस पर ये फोर्स लगाई ही नहीं, नो एक्सटर्नल फोर्स वाज अप्लाइड एट ऑल, तो उस केस में जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट विल सिंपली बी द नॉर्मल रिएक्शन, ये फाई जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो। फ्रिक्शन अगर बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है? सर ये एक बार फिर से हाँ, बता दो, कैसे है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बार ये फिर से बता दो। ये जो R है ये F और N का रिजल्टेंट है, इसमें से अगर N उतना ही रहे, क्योंकि N तो निर्भर करेगा मास पर, 4 kg है तो 40 ही रहेगा चाहे आप कुछ भी करो। लेकिन अगर मैं ये वाली फोर्स कम करता हूं तो ये फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी ना। अगर मैंने इसको 30 ना लगा के 10 लगाया तो फ्रिक्शन भी तो 10 ही लगेगा। यस सर। तो अब ये बताओ कि उस केस में पैरेललोग्राम ये बन गया, हम्म, तो फाई एंगल छोटा हो गया कि नहीं पिछले वाले से? ठीक है सर। जितना ये बढ़ता चला जाएगा उतना इस पॉइंट को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो यहां से हमको पता लग रहा है कि फाई जो है वो बढ़ेगा अगर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रही है तो। ठीक है, सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द resultant contact force between two surfaces and its normal component। रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक टेंजेंशियल जिसको फ्रिक्शन बोल दिया जाता है, और एक नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल, हालांकि इसका नाम एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, फिर भी जो एंगल लेना है वो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट, उनके बीच का लेना है। ठीक है, एनी डाउट? नाउ सपोज कीजिए कि हम ये फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स थी वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन हमारा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक पॉइंट पर आकर क्या होगा, उस पॉइंट पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के बराबर है। ठीक है, उसके बियॉन्ड फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। तो जब हमारा फ्रिक्शन, व्हेन फ्रिक्शन टेंड्स टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू, जब फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होने लगता है तो जो जाता है, फाई बिकम्स इक्वल टू, लेट्स से इफ f इज इक्वल टू fl, बढ़ते बढ़ते तो फिर फाई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ fl बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो फाई इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज fl, फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू वो म्यू l इनटू n अपॉन में n हो गया। फिर ये ठीक है, इट मींस फाई approaches the value tan inverse ul, इससे ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको मैं फाई बुला रहा हूं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? So what is the range for the angle of friction? Angle of friction may be an element starting from 0 to tan inverse mu l। इस इंटरवल का एलिमेंट कहीं भी लाई कर सकता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन रेंज। ये देखो, कुछ डाउट है किसी को? नो? नो सर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो
ये आसान सा केस है, केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, आपको रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच का एंगल निकालना है। जैसे आपसे पूछा गया, एक इस पर एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन if the block does not slide. Find phi if block is at rest and the situation is this. एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है, let it be 2 kg, थीटा 37 डिग्री, ओके, और आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डन। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? सिंस ये कह दिया गया है कि ये रेस्ट पर है, ठीक है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो हर सिचुएशन में इधर ही लगना है, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज mg cos थीटा। और क्योंकि ये कह दिया गया है कि ये रेस्ट पर है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg sin थीटा। mg sin थीटा के बराबर होगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, सपोज कीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये बना, इस तरफ बना, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। तो एज पर द डेफिनेशन वी आर कॉलिंग दिस एंगल टू बी phi, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। mg cos थीटा m की वैल्यू और उसकी वैल्यू वो थी। हमारा जो अभी निकल के आया था फॉर्मूला फाई निकालने का, देखो यार, आपका फॉर्मूला फाई निकालने का क्या वो tan इनवर्स ऑफ f बाई n है? यही है ना बाय डेफिनेशन? बाय डेफिनेशन फाई इस तरीके से निकलेगा। ये वैल्यू FL हमेशा नहीं होती है, FL तो तब थी जब ये मैक्सिमम पे लेना था आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई। फिलहाल वो मैक्सिमम है कि नहीं हमें नहीं पता, तो मैं इसलिए वो मेंशन नहीं कर रहा। तो आपके पास फाई की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है? mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। कितना आंसर आ गया इसका? सो tan theta, so this is theta only, और थीटा कितना दिया था मैंने? 37 डिग्री। सो फाई की वैल्यू आ रही है इस केस में 37 डिग्री, जितना कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन था।